बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। वर्किंग किस तरीके से होती है, इसकी थ्योरी और लिमिटेशंस वगैरह वो सारी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है कि इम्पोर्टेंट टेक्निक है एनालिटिकल फॉर डिटरमिनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट काउंट होती है जिसके ज़रिए हम जो स्ट्रक्चर्स हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो स्टडी कर सकते हैं, और इसको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। और जो आईआर की रेडिएशंस होती हैं, जो उनकी वेवलेंथ होती है वो लाई करती है 0.7 से 400 किलोमीटर तक। इसके अलावा जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है बेस्ड अपॉन selective absorption of IR radiations by the molecule which induces vibration of the molecule of the compound। के जो बेस कर रही है सारा इन्हिसार होता है, मुनसर करती है, जो सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन होती है तमाम की तमाम भी नहीं, सिलेक्टिव पोर्शन होता है वो आईआर रेडिएशन के ऑब्जर्व करती है। और कौन से मॉलिक्यूल विच इंड्यूसेस वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, जो वाइब्रेशन इंड्यूस कर रहा होता है। और आईआर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो मोस्टली दो टाइप्स, इनमें नेमली डिस्पर्सिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड फोरियर ट्रांसपोर्ट आईआर इंस्ट्रूमेंट जो है और वो इस्तेमाल होते हैं। जो रेडिएशन सोर्स यूज़ होते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, उनमें इनकैंडिसेंट लैंप है, नर्नेस ब्लोवर है, और जो डिटेक्शन पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं और थर्मल एंड फोटोन डिटेक्टर्स हैं। ये जो चंद एक इंट्रोडक्टरी पॉइंट थे आईआर के बारे में। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंफ्रारेड जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इम्पोर्टेंट काउंट होती है, जैसे ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि इनऑर्गेनिक और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ के लिए ये इस्तेमाल हो रही होती है। एप्लीकेशन की बात करें तो मोस्टली जो स्ट्रक्चर है जो भी मेंशन किया जिस तरह, और जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसके अंदर। इसके अलावा स्टडी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल्स, हम उनकी भी स्टडी करते हैं, या फिर जो एक रिएक्शन अगर प्रोग्रेस कर रहा हो हम उसको स्टडी करते हैं। अगर कोई कंपाउंड हमारे पास मौजूद हो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ कौन सी हैं, कितनी हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आईआर है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो सिस ट्रांस आइसोमर्स हैं, जो कंपाउंड्स के मिक्सचर होते हैं उनके अंदर उनको स्टडी करने के लिए हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा शेप ऑफ सिमेट्री ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, शेप ऑफ सिमेट्री ऑफ अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इसको भी स्टडी करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक है वो आईआर ही इस्तेमाल होती है। फिर स्टडी ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर इन अ सैंपल, अगर हमने वाटर की मौजूदगी चेक करनी हो वो भी हमारे पास आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इस्तेमाल होती है। और मेजरमेंट्स ऑफ पेंट्स एंड वार्निशेस जो हैं इनको भी हम आईआर के थ्रू ही स्टडी करते हैं। अगर हम लिमिटेशंस की बात करें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो जो सबसे मेन है कि कैन नॉट डिटरमिन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड्स, हमें पता नहीं चल सकता। इसके अलावा इट आल्सो डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द relative position of different functional groups in a molecule, जो एग्जैक्ट लोकेशन है उनके बारे में भी नहीं पता लग सकता हमें। और अगर हम एक और मेन पॉइंट देखें कि जो सिंगल आईआर स्पेक्ट्रम है अननोन सब्सटेंस का, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो वेदर इट इज़ प्योर कंपाउंड और मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, हमें इसका भी पता नहीं चल सकता। जो सैंपल सेल्स हैं मेड ऑफ हैलोजन साल्ट्स,
सो वो बड़े ससेप्टेबल होते हैं मॉइस्चर के लिए। सो ये भी एक लिमिटेशन है, हम स्टडी नहीं कर सकते। और जो गैस सैंपल्स होते हैं वो भी एनालाइज नहीं हो सकते क्योंकि दे लैक सेंसिटिविटी। अगर हम नेचर ऑफ स्पेक्ट्रा की बात करें तो आईआर स्पेक्ट्रम है, ग्राफ होता है जो कि बैंड इंटेंसिटीज ऑन ऑर्डिनेट वर्सेस पोजीशन ऑफ बैंड ऑन एब्सिसा एब्सिका जो सॉरी एब्सिसा के जो आईआर स्पेक्ट्रम है द ग्राफ ऑफ बैंड इंटेंसिटीज ऑन ऑर्डिनेट वर्सेस पोजीशन ऑफ बैंड ऑन एब्सिसा। इसके अलावा जो बैंड इंटेंसिटीज होती हैं वो कैन बी गिवन इन टर्म ऑफ ट्रांसमिटेंस, जिसको हम टी से डोनेट करेंगे, या फिर अब्जॉर्बेंस ए से डोनेट करेंगे। तो पोजीशन ऑफ बैंड है कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ वेव नंबर। ये हम इसको तीसरा पॉइंट है, इसको वेव नंबर से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वेव लेंथ लैम्डा। फिर जो आईआर स्पेक्ट्रा है, जो वेव नंबर है आर यूज इंस्टेड ऑफ वेव लेंथ। इसमें हम मोस्टली ये वेव नंबर को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ वेव लेंथ फॉर मॉनिटरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स पीक, as this unit has advantage of being linear with energy of radiation। एनर्जी ऑफ रेडिएशन को हम डोनेट कर रहे हैं, एक ही साथ नीचे फार्मूला है जिसकी मदद से हम कैलकुलेशन करते हैं, इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, और जो ई होगा दैट विल बी इक्वल टू एच एन। इसमें आगे वैल्यूज़ हमने पुट कर देनी है, और ये एच जो है वो डोनेट कर रहा है प्लांक्स कांस्टेंट को। फिर हमने देखना है ट्रांसमिशन वर्सेस अब्जॉर्प्शन। व्हेन अ केमिकल सैंपल इज एक्सपोज्ड टू द एक्सचेंज ऑफ आईआर लाइट, जब भी हम करेंगे तो इट कैन अब्जॉर्ब स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज, खास किस्म की जो फ्रीक्वेंसीज होंगी उसको ऑब्जर्व करेगा, एंड अलो द रेस्ट टू पास थ्रू इट। डेफिनेटली अब स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, जो रेस्ट ऑफ देम होंगे उनको गुजरने देगा, ट्रांसमिट कर देगा, और सम ऑफ द लाइट कैन आल्सो बी रिफ्लेक्टेड बैक टू द सोर्स। इसमें से थोड़ी बहुत होगी जिसने रिफ्लेक्ट बैक कर देना है, जिस तरह फिगर में बताया गया। आईआर सोर्स है, केमिकल सैंपल है, ट्रांसमिटेड लाइट है, और एंड पे डिटेक्टर को शो किया गया है। जो ट्रांसमिटेंस होगी इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, रेशियो होती है रेडिएंट पावर जो कि ट्रांसमिट होती है सैंपल से टू द रेडिएंट पावर इंसिडेंट ऑन द सैंपल, जो सैंपल के ऊपर इंसिडेंस हो रही होती है। और जो ऑब्जर्वेंस है दैट इज ए इज इक्वल टू log 10 दैट इज log 10 इंटू 1/t। ये अब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन की उन्होंने बाकायदा ग्राफ के फॉर्म में शो किया है। इसमें अब्जॉर्प्शन भी शो हो रही है, हेयर इट इज़, और ट्रांसमिशन भी शो हो रही है। एंड आईआर स्पेक्ट्रम इज यूजुअली प्लॉटेड यूजिंग ट्रांसमिटेंस, हेंस अब्जॉर्प्शन बैंड अपीयर एज डिप्स। यहाँ पे देख लें आप, डिप्स की फॉर्म में जो अब्जॉर्प्शन बैंड है वो शो हो रहे हैं, मैक्सिमम की फॉर्म में नहीं। और जो ईच डिप होगी इज कॉल्ड बैंड और पीक। जो भी ये डिप शो कर रहा है नीचे की तरफ, ये एक आप इसको बैंड बोलेंगे या पीक बोलेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ आईआर बैंड्स, इसको हम देखें, या तो हम इनको स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, या सिंपल हम इसको मीडियम बोलेंगे या वीक बोलेंगे। डिपेंड किस पे करता है, रिलेटिव इंटेंसिटीज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के अंदर, या तो हम इसको बैंड को वीक बोलेंगे या मीडियम या स्ट्रॉन्ग। जो स्ट्रॉन्ग बैंड होता है वो मोस्टली जो एक्स एक्सिस होती है उनको कवर करता है। A medium band falls to about half of the x axis, and जो ये लास्ट वन है वीक बैंड होता है, falls about 1/3 or less of the y axis। थोड़ा सा हिस्सा जो y axis का होता है उसको कवर करता है वीक बैंड। एक बार फिर कि जो स्ट्रॉन्ग है वो मोस्टली जो हिस्सा होता है y axis का उसको कवर कर लेता है, जो मीडियम है
वो तकरीबन जो दरमियान में होता है वाई एक्सिस के वहाँ पे आता है, जो मीडियम है, और जो वीक बैंड है वो तकरीबन जो 1/3 पार्ट होता है उससे भी कम जो वाई एक्सिस का होता है उसको कवर करता है। ये 3 मेन टाइप्स हैं IR बैंड्स की। नेक्स्ट हम देखेंगे रीजन ऑफ IR रेडिएशन। रीजन्स की बात करें तो वो 4 होते हैं, वो क्लासीफाई किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेव लेंथ रेंज। जो फर्स्ट वन है दैट इज फोटोग्राफिक, उसकी वेव लेंथ रेंज आप लोगों के सामने है, 0.7 से लेके 1.2 तक है। और जो वेव नंबर रेंज होगी दैट इज 2852 टू 8333। द सेकंड मेन इज वेरी नियर, इसको हम बोलेंगे 1.2 से 2.5 तक होती है। वेव नंबर भी सामने दिया गया है दैट इज 833 टू 4000। और थर्ड वन इज नियर 2.5 टू ये 2.5 है, और जो वेव नंबर है 4000 टू 400। और यहाँ पे जो फार है 25 से लेके 300 टू 400 इसकी रेंज होती है। और जो वेव नंबर रेंज होगी दैट विल बी 400 टू 33 टू 25। यहाँ पे जो स्पेक्ट्रल रेंज है यूज मोस्ट इज द नियर IR रेंज। जो नियर IR रेंज है मोस्टली वो इस्तेमाल होती है यहाँ पे, बिकॉज दिस रेंज गिव्स द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द वाइब्रेशन। क्योंकि यहाँ पे हम पहले ही बता चुके हैं कि मोस्टली वाइब्रेशन के थ्रू कैलकुलेशंस हो रही होती हैं, तो ये क्लियर कट इंफॉर्मेशन देता है वाइब्रेशन के बारे में एंड हेंस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। सो जो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल होगा वहां से हमें आइडिया हो जाएगा। और ये बताया गया कि द वेव लेंथ इज 2.5, तो वेव नंबर n इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा इन सेंटीमीटर। ये नीचे उसने कैलकुलेशन की हुई है, जो आपको एक एग्जांपल सा करके बता रहा है कि हम इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी देखें तो इसमें के जो एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ IR इज अप्लाइड। जब हम इसको एनर्जी को IR की फॉर्म में अप्लाई करते हैं तो किस तरीके से अप्लाइड IR फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। के जो वाइब्रेशन जो फ्रीक्वेंसी होगी अप्लाइड इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी वो किसके बराबर होगी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। जो जो ऑब्जर्वेशन ऑफ IR टेक प्लेस एंड पीक इज ऑब्जर्व्ड, इसके नतीजे में क्या होगी? ऑब्जर्वेशन जो होगी वो बनेगी और उसके नतीजे में जो पीक हमारे सामने आएगी। मॉलिक्यूल्स आर एक्साइटेड टू द हायर एनर्जी स्टेट फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट व्हेन दे ऑब्जर्व IR। अब वो ये बात कर रहे हैं कि जब उसने IR रेडिएशन को ऑब्जर्व करना है तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो ग्राउंड फॉर्म में होंगे, एक्साइट करेंगे जब उन्होंने IR रेडिएशन को ऑब्जर्व करना है। जो ही एक जो कंपाउंड है वो एक्सपोज होगा IR रेडिएशन के सामने, तो इसने सिलेक्टिवली रेडिएशन को ऑब्जर्व करना शुरू कर देना है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, the bands correspond to the characteristic functional group and the bonds present in chemical substances। जो बैंड्स होंगे correspond करेंगे to the characteristic functional group, या और जो बॉन्ड्स उनके अंदर मौजूद होंगे। सो जो एक IR स्पेक्ट्रम होगा कंपाउंड का इज कंसिडर्ड एज द फिंगरप्रिंट फॉर इट्स केमिकल आइडेंटिफाई। सो जो स्पेक्ट्रम होगा वो एक फिंगरप्रिंट के तौर पे काम करेगा, जिसकी वजह से हमें जो केमिकल कंपाउंड होगा उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। IR does not have sufficient energy to cause excitation of electrons as in UV visible, क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं ये EM एनर्जी इन द IR रीजन, और जो IR होते हैं उनकी इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो एक्साइटेशन काज कर सके इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, जैसा कि UV विजिबल के अंदर था। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि वो कम से कम इतनी मूवमेंट कर देंगे कि जो एटम्स होंगे, एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम्स किसके? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के,
वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे और वो स्पीड के साथ वाइब्रेट करेंगे। ये एक फिगर शो की गई है जिसमें बताया गया है शॉर्टर से लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ अल्ट्रा वायलेट जब रेंज होगी उसमें क्या सूरत हाल है, वहां से आगे आईआर की रेंज है, उसमें मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं। तो पहली फॉर्म है यूवी की, वहां पे देखें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स लदा हो गए जब उनकी मूवमेंट पीक पे जानी है। जो दूसरी फॉर्म है ये आईआर में, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं। और जो माइक्रोवेव रेंज होती है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रोटेशन करते हैं, मॉलिक्यूल्स रोटेट्स। अब जो मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में होगा वो 3 लेवल जो होते हैं एनर्जी के वो पोजेस करता है। वो एनर्जी के लेवल कौन कौन से होंगे, एक को हम इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे, एक वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल। तो जो अब्जॉर्प्शन होगी इन द आईआर रीजन वो किस वजह से होगी, चेंजेस जो आएंगी वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल लेवल्स में। फिर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लेस एनर्जी ऑब्जर्व, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व लेस एनर्जी, जब एक इलेक्ट्रॉन है थोड़ी अमाउंट जो होगी एनर्जी की वो ऑब्जर्व करनी है तो जो रोटेशनल ट्रांसमिशन होगी वो सामने आएगी। तो जो स्पेक्ट्रम सामने आना है इस कॉल्ड रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व इन फार आईआर रीजन, जिसकी रेंज होगी 25 टू 300। और जब इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जर्व स्टिल हायर एनर्जी, उसके नतीजे में क्या होना है, तो वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस टेक प्लेस विच इज अकम्पनीड विद रोटेशनल ट्रांजिशन। दोनों एट ए टाइम वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस सामने आएंगी और साथ साथ रोटेशनल ट्रांजिशंस। तो क्या होना है, स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम। ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा ऑब्टेन इन, और ये रेंज क्या होनी है इसकी, नियर आईआर रीजन 2.5 से लेके 25 तक। फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक प्लेस एट हायर एनर्जी लेवल्स। जो ही एनर्जी के लेवल बढ़ने हमारे पास सामने, फिर जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होनी है वो आनी है। दीज आर नॉट सीन इन आईआर रीजन। अब जो क्राइटेरिया अडॉप्ट किया जाता है कंपाउंड टू ऑब्जर्व आईआर रेडिएशन वो कौन सा है जी, करेक्ट वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अ मॉलिक्यूल ऑब्जर्व रेडिएशन कब ऑब्जर्व करता है रेडिएशन, जब फ्रीक्वेंसी जो होती है इंसिडेंट रेडिएशन की वो इक्विवेलेंट होती है जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेशन की जो मॉलिक्यूल की होती है। A molecule observe radiation only when the frequency of incident radiation is equivalent to the natural frequency of vibration of the part of the molecule। एक मॉलिक्यूल का जो हिस्सा होगा जब ऑब्जर्प्शन हो जाएगी उसके बाद क्या होना है, आफ्टर ऑब्जर्प्शन ऑफ द करेक्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन द मॉलिक्यूल वाइब्रेट्स एट इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड ड्यू टू ऑब्जर्व वायलेंस। अब डेफिनेटली हम पहले भी बता चुके हैं कि उन्होंने एनर्जी को ऑब्जर्व करना है और जब वो एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका जो वाइब्रेशन लेवल होगा उसने इंक्रीज कर जाना डेफिनेटली, क्योंकि वो एनर्जी जो है वो ऑब्जर्व कर चुका है इन द फॉर्म ऑफ आईआर। इसकी मिसाल क्या है, HCl जो नेचुरल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है दैट इज 8.7 10⁻13। और जब इसको एक्सपोज किया जाता है आईआर रेडिएशन के सामने तो only the radiations of frequencies 8.7 are observed and remaining are transmitted। जो रिमेनिंग होगी उसने ट्रांसमिट हो जाना है। डायपोल मोमेंट एंड स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल्स। The bond in a molecule can absorb IR radiation only when there is a change in dipole moment due to electric field of IR radiation। जो बॉन्ड होगा मॉलिक्यूल का उसे आईआर रेडिएशन ऑब्जर्व करनी है, कर सकता है कब, जब चेंज आएगी इन द डायपोल मूवमेंट
और वो चेंज कब आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चेंज आएगी, जो IR रेडिएशन की वजह से प्रोड्यूस होगी। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होंगे प्लस एंड माइनस, जो मॉलिक्यूल्स की एटम पे होंगे, उन्होंने एक फोर्स फील करनी है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, जिसके नतीजे में क्या होगा कि जो स्पेसेस होगी चार्ज एटम के दरमियान वो कम हो जाएगी। जो ही इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव जो होंगे वो एटम मॉलिक्यूल्स के एटम के ऊपर वो उन्होंने एक फोर्स एक्सपीरियंस करनी है अपोजिट डायरेक्शन में, और इसके नतीजे में क्या होगा? जो स्पेसेस होंगी चार्ज एटम के दरमियान वो कम हो जाएगी। जब कम होना है, इन चार्ज एटम ने वाइब्रेट करना है, और जब वाइब्रेट करेंगे तो जो IR रेडिएशन होगी वो ऑब्जर्व कर लेंगे। अब जो रेट होगा वाइब्रेशन का इन चेंज एटम इज फास्ट, दे एग्जिबिट इंटेंस अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। फास्ट क्यों हो जाएगा? क्योंकि इनमें जो अब्जॉर्बेंस लेवल होगा वो ज्यादा होगा, और जो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन ऑफ C डबल बॉन्ड O या NH या OH अकर टू चेंज इन डाइपोल मोमेंट, दस ऑब्जर्व IR रेडिएशन। तो ये IR रेडिएशन को ऑब्जर्व करती है। Symmetrical diatomic molecules do not possess electric dipole and hence cannot observe radiation. Very simple कि उनमें सिमेट्रिकल जो उनमें जो इलेक्ट्रिक डाइपोल वो होते ही नहीं है, वो पोजेस ही नहीं करते, जैसे कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह हो गया। तो इनमें जो अब्जॉर्बेंस कैपेसिटी होती है IR रेडिएशन की वो होती नहीं है। इवन दो सिमेट्रिकल कंपाउंड जैसे कि इथाइलिन है C डबल बॉन्ड C, ये इसमें अब डाइपोल है, लेकिन they do not show any change in the dipole moment upon C double bond C stretching. If the symmetry of the compound is destroyed, अगर हमने वो चीज ही खत्म कर दी, सिमेट्री है उसको खत्म कर दिया, it exhibit change in dipole moment and strong IR absorption take place. अब उसने क्या करना है? चेंज इन डाइपोल मोमेंट, और स्ट्रॉन्ग IR अब्जॉर्प्शन होगी वो सामने आएगी, जैसा कि इथाइलिन में होता है और ब्रोमो इथाइलिन में होता है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रोमीन फॉर हाइड्रोजन एंड इथाइलिन destroys the symmetry and stretching of the double bond exhibit change in dipole moment. again वही बात, और when the polar molecule is exposed to IR radiation, स्ट्रेचिंग जो वाइब्रेशन होती है साथ साथ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे भी पोलर बॉन्ड में वो नजर आती है। तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो चेंज होगी एंड चेंज इन डाइपोल मूवमेंट इज सीन। जो चेंज आएगी डाइपोल मूवमेंट पे वो भी हम मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वाइब्रेशन के कैरेक्टर्स, जो पहला मेन पॉइंट दैट इज स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, दे involve movement of atom within the same bond axis. bond axis सेम है, मूवमेंट हो रही है एटम की such that ये जैसा कि bond length changes without any change in bond angle in regular intervals. जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं उनमें आर नॉट IR एक्टिव, वो इस मामले में बिकॉज एक्टिव नहीं होते क्योंकि उनका जो चेंज होती है डाइपोल मोमेंट में ऑब्जर्व अपॉन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की, वो सिर्फ और सिर्फ जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगी वहां पे ऑब्जर्व की जाएगी। और जो नॉन साइक्लिक सिस्टम्स होते हैं उनमें स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होती है, क्योंकि वन डायरेक्शनल जब मूवमेंट होगी, वन डायरेक्शनल मोशन होगी, एटम्स की मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद होंगे तो वो शो करेंगे। सो जो नॉन साइक्लिक सिस्टम होता है वो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो होती है वो शो करती है। अब अगर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की टाइप की बात करें उनमें सबसे पहले आती है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। Symmetrical stretching, the atoms of a molecule either move away or towards the center atom. अब बात सेम है जी, जो एटम्स होंगे मॉलिक्यूल्स के
उन्होंने या तो मूवमेंट अवे शो करनी है या टुवर्ड्स शो करनी है सेंट्रल एटम की तरफ, लेकिन जो एक्सिस वो यूज कर रहे होंगे उनके एक्सिस सेम होगा। और अब ये सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग की बात हुई है, जब हम एसिमेट्रिकल की बात करेंगे उसमें वन एटम अप्रोच टुवर्ड द सेंट्रल एटम, एक एटम जो है वो सेंट्रल की तरफ जा रहा है, जो कि दूसरा जो होगा वो उसके अगेंस्ट मूवमेंट शो करेगा सेंट्रल एटम की। सो ये जो टाइप ये सिमेट्रिकल है कि जो दोनों हैं या तो इन्होंने सेंट्रल एटम से अवे मूवमेंट शो करनी है या फिर उन्होंने सेंट्रल मूवमेंट एटम की तरफ मूवमेंट शो करनी है। लेकिन जो एसिमेट्रिकल होगा उसमें देखें कि एक ने जो एटम उसने मूवमेंट शो करनी है सेंट्रल एटम की तरफ, जो दूसरा होगा उसने अवे मूवमेंट शो करनी है। बेंडिंग और डिफॉर्मिंग वाइब्रेशंस, इसमें क्या होता है कि एटम्स होते हैं विच आर अटैच्ड टू कॉमन सेंट्रल एटम, वो एटम इन्वॉल्व होते हैं जो कॉमन सेंट्रल एटम के साथ अटैच होते हैं। कि जब बॉन्ड एक्सिस में चेंज आती है एंड बॉन्ड एंगल ऑफ ईच इंडिविजुअल एटम विदाउट चेंज इन देयर बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगी, बट वैसे उन्होंने चेंज शो कर देनी है इन बॉन्ड एक्सिस एंड बॉन्ड एंगल। बेंडिंग वाइब्रेशंस जनरली रिक्वायर a less amount of energy, लेकिन ये लॉन्गर वेवलेंथ पे वकूअ पजीर होती है एज कंपेयर टू द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। और अगर हम इनकी बात करें अगर टाइप्स की, तो उसमें जो फर्स्ट वन है इन प्लेन वाइब्रेशन, जिसमें सिजरिंग है, या उसको दूसरी जो टाइप है उसको रॉकिंग बोला गया है। और जो आउट प्लेन वाइब्रेशंस होगी उसमें वैगिंग एंड ट्विस्टिंग की बात की गई है। अब रॉकिंग क्या है? इन प्लेन बेंडिंग ऑफ एटम्स अकर wherein they swing back and forth with respect to the central, उन्होंने आगे पीछे मूवमेंट शो करनी है सेंट्रल एटम की पोजीशन के हिसाब से, सेंट्रल एटम की पोजीशन के हिसाब से। जो सिजरिंग होगी ये प्लेन बेंडिंग ऑफ एटम अकर्स कब? दे मूव बैक एंड फोर्थ, दे अप्रोच टू ईच अदर, इन्होंने एक दूसरे की तरफ मूव करना है, इन्होंने एक दूसरे की तरफ मूव। ये जो फिगर है इसने क्लियर कट बताया हुआ है कि ये किस तरीके से होगी। ये एरोस जो है ये इंडिकेट कर रहे हैं ये रॉकिंग है, कि दोनों बैक एंड फोर्थ मूवमेंट शो कर रहे हैं। लेकिन जो सिजरिंग है इसमें जो डायरेक्शन होगी वो चेंज होगी दोनों की, एक बैक एंड फोर्थ होगी बट दोनों की जो डायरेक्शन होगी एक दूसरे की अपोजिट होगी। यहाँ पे जो डायरेक्शन है रॉकिंग के अंदर वो डायरेक्शन सेम है, दोनों एक ही तरफ बैक मूव करते हैं और फॉरवर्ड मूव करते हैं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन दोनों की चेंज है लेकिन जो मूवमेंट है वो बैक एंड फोर्थ ही है। नेक्स्ट है आउट प्लेन वाइब्रेशन, वैगिंग और ट्विस्टिंग। यहाँ पे जो वैगिंग है उसमें ऑसिलेशन शो करता है एटम अप एंड बिलो, लेकिन किसके हिसाब से? सेंट्रल एटम के हिसाब से। और जो ट्विस्टिंग है उसमें एक एटम जो होता है मूव अप द प्लेन व्हाइल अदर डाउन द प्लेन। ये बात हुई है कि जो वैगिंग मूवमेंट है ये वाली, उसमें जो ऑसिलेशन होती है एट ए टाइम होती है अप एंड डाउन सेंट्रल एटम के हिसाब से, एक ही वक्त में दोनों की मूवमेंट हो रही होती है। जो ट्विस्टिंग है इसमें क्या होता है कि एट ए टाइम एक ने अप मूवमेंट शो करनी है, एक ने डाउन मूवमेंट शो करनी है, तो ये आउट प्लेन वाइब्रेशन में काउंट होगी। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, the value of stretching vibrational frequency of bond can be calculated by Hooke's law। यहाँ पे जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है अब उसको हुक्स लॉ के जरिए कैलकुलेट किया गया है
और हुक्स लॉ क्या कहता है कि जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है एक बॉन्ड की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है जो मासेस होते हैं एट द एंड ऑफ द बॉन्ड उनके। ये सारी जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है हुक्स लॉ की, ये आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इसमें जो हुक्स लॉ है वो इस्तेमाल हो रहा। जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो होती है या वेव नंबर आप कह लें, जो डिपेंड करते हैं जिन फैक्टर में, पहले है बॉन्ड स्ट्रेंथ। डेफिनेटली बॉन्ड की स्ट्रेंथ का पता लगेगा तो हमें इजीली जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है उसको कैलकुलेट करने में आसानी होगी कि कितनी कुव्वत का है जो बॉन्ड है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जितना मजबूत होना है उतनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड विल अपीयर एट हाई फ्रीक्वेंसी। जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है ट्रिपल बॉन्ड की है, वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मैक्सिमम होगी देन दैट ऑफ आइदर अ डबल और अ सिंगल बॉन्ड। अब सी डबल बॉन्ड की देख लें, ये अब कम होती जा रही है, हायर की तरफ जो है एरो ने ये इंडिकेशन दी हुई है। फिर मास, वाइब्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास एट द एंड्स ऑफ द बॉन्ड। एंड पे देखिए बॉन्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मासेस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी जो मासेस एंड पे होंगे बॉन्ड के। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन अफेक्ट द बॉन्ड स्ट्रेंथ और फोर्स कांस्टेंट, जिसको हम के से डोनेट कर रहे थे। बॉन्ड आर स्ट्रोंगर इन ऑर्डर, इस ऑर्डर में जो sp ऑर्बिटल होगा उसमें ये सूरत हाल है 33, दैट विल बी लेस देन द sp2 जिसमें 31 है, और again sp2 will be higher than sp3, that is 2900। और यहाँ पे जो लेंथ बताई गई है 1.20 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन जो है वो एक लेंथ का यूनिट है, जहाँ पे 1.3 एंगस्ट्रॉन है और थर्ड वन में 1.5 एंगस्ट्रॉन है। अब जो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को, उसमें कपलिंग इंटरेक्शन है, फर्मी रेजोनेंस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। कपलिंग इंटरेक्शन क्या है? इट इज एक्सपेक्टेड दैट देयर इज अ स्ट्रेचिंग अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी फॉर एन आइसोलेटेड CH बॉन्ड। लेकिन अगर हम मिथाइलिन की बात करें उसमें टू अब्जॉर्प्शन अकर्स which correspond to symmetric and asymmetric vibrations। जो asymmetric vibration होती है हमेशा कब होती है? हायर वेव नंबर पे as compared to symmetric vibration। और these are known as coupled vibration। coupled vibration कहा जाता है क्योंकि जो वाइब्रेशन होती है वो कब होती है? डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज देन that required for an isolated CH stretching। दूसरे है फर्मी रेजोनेंस। ये कब होती है? when fundamental vibrations couples with an overtone or combination band। जब ओवरटोन या कॉम्बिनेशन बैंड सेम फ्रीक्वेंसी होगी तो टू बैंड्स अपीयर क्लोज टुगेदर, उसमें दो बैंड ने क्लोजली अपीयर होना है। और इसका असर ज़्यादा होता है जब फ्रीक्वेंसीज मैच करती हैं, और इन दोनों बैंड को हम क्या कहेंगे? फर्मी डबलेट। जब दोनों बैंड जो होते हैं उन्होंने कॉमन एटम को शेयर करना होता है, जैसा कि लीनियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है CO2 का, उसमें टू CO बॉन्ड्स, टू फंडामेंटल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक टेक प्लेस। जैसा कि जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है उसे कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं करनी होती इन द डाइपोल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, लेकिन वो
इनएक्टिव होती है IR स्पेक्ट्रम में। और जो एसिमेट्रिक वाइब्रेशन होती है, वन ऑक्सीजन अप्रोचेस द कार्बन एटम एज अदर मे बी अवे। और जो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है वो IR रीजन में होती है, और उसका रीजन का जो रेंज है दैट इज 22330। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत एक क्रूशियल जो करदार है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वो इसके अंदर होता है कि गिव राइज टू डाउनवर्ड फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। स्ट्रोंगर द बॉन्डिंग, ग्रेटर द अब्जॉर्प्शन शिफ्ट टुवर्ड्स लोअर वेव नंबर नॉर्मल वैल्यू से। और जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो शार्प होते हैं और वेल डिफाइंड। जैसा कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर कंसंट्रेशन डिपेंडेंट। डाइल्यूशन पे क्या होता है, इंटेंसिटीज ऑफ सच बैंड डिक्रीज एंड फाइनली डिसअपीयर। ये मिसाल दी गई है इसकी, इसको ड्रा करने की, ये सिर्फ समझने के लिए काफी है। फिर है जी फोर्थ वन, द लास्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। The frequencies shift from normal position of absorption occur because of electronic shift। और इसमें क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। मेसोमेरिक इफेक्ट क्या चीज़ है कि जब ये प्रॉपर्टी है ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप्स केमिकल कंपाउंड के अंदर, इसको डिफाइन करेंगे कि पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है मॉलिक्यूल के अंदर बाय इंटरेक्शन ऑफ टू पाई बॉन्ड्स और बिटवीन अ पाई बॉन्ड एंड अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम। के पोलैरिटी का प्रोड्यूस होना मॉलिक्यूल के अंदर किसकी वजह से, इंटरेक्शन ऑफ टू पाई बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड और लोन पेयर के दरमियान इंटरेक्शन की वजह से जो प्रेजेंट होते हैं एडजेसेंट एटम्स के ऊपर, या फिर कन्फिगरेशन इफेक्ट और फील्ड इफेक्ट। अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ दीज इफेक्ट्स, जब इफेक्ट्स होंगे तो जो फोर्स कांस्टेंट होगा जिसको हम K से डिनोट कर रहे हैं, या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो चेंज कर जाएगी, और जो अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज होगी वो शिफ्ट कर जाएंगी फ्रॉम द जो नॉर्मल वैल्यू होगी उनकी। फिर जो इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप है इन एन अल्फा पोजीशन ऑफ C डबल बॉन्ड ग्रुप, इसने इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो प्रोड्यूस करना होता है, रिजल्ट इंडक्टिव इफेक्ट, इसने इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो प्रोड्यूस करना होता है, और उसके नतीजे में क्या होता है, शॉर्टनिंग या स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बॉन्ड हो जाता है। अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, ये ऐसा इफेक्ट जो रिगार्डिंग टू द ट्रांसमिशन ऑफ unequal sharing of bonding electron through a chain of atoms in a molecule, जिसकी वजह से परमानेंट डाइपोल जो होता है वो बनता है एक बॉन्ड के अंदर। कंसिक्वेंटली जो फोर्स कांस्टेंट होगा वो इंक्रीज करेगा, एंड सो द फ्रीक्वेंसी और द वेव नंबर ऑफ अब्जॉर्प्शन इज आल्सो इंक्रीज। अब जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसको दो में डिवाइड किया गया है, एक पॉजिटिव इंडक्टिव है और एक है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जो पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अल्काइल ग्रुप है, जैसे कि बॉन्ड लेंथ हायर है और जो के है वो फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट है। फिर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है वो उसमें इसकी उल्ट है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिच होते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट के अलोंग काम करता है कि, और कुछ केसेस में जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसने डोमिनेट करना होता है, कर जाता है मेसोमेरिक इफेक्ट पे वगैरह वगैरह। जो कन्फिग्रेशन है, डिक्रीज द वेव नंबर ऑफ अब्जॉर्प्शन, इसमें जो ऑक्सीजन एटम होता है एस्टर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन एटम ऑफ अमाइड, इसलिए जो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम अमाइड पे वो पार्टिसिपेट करेंगे कंजुगेशन में, और उसके नतीजे में क्या होगा, जो डिक्रीज हो जाएगी अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी
सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप की अमाइड में। रीजन्स ऑफ आईआर स्पेक्ट्रम दो हिस्सों में, दो रीजन में डिवाइड किया गया। पहला है 4000 से 1500 और इट कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन बैंड ऑफ वाइब्रेशनल स्टेट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। और द इम्पोर्टेंट ग्रुप accounted for include NH, OH, C डबल बॉन्ड O वगैरह वगैरह, ये आगे एग्जांपल्स हैं इसकी। The presence of aromatic molecule nucleus and hydrogen bond are also encountered in this region। ये एग्जांपल्स दी गई हैं, ये इसी में काउंट होंगे। ये आगे कुछ ग्राफ की फॉर्म में शो किया गया है। फिंगरप्रिंट रीजन है। दिस रीजन अकाउंट फॉर many absorption band characteristics since number of sharp bands of varying intensities are encountered, close examination is needed। और ये जो रीजन होता है ये बड़ा मददगार साबित होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स की, इसलिए कि two compound can have identical IR spectra under identical conditions। जो रीजन्स बिलो होते हैं 1500 सेंटीमीटर के, उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन बैंड शो करते हैं ड्यू टू बेंडिंग वाइब्रेशन एंड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। रीजन लेस देन 1250 consist of complex vibrational and rotational spectra of the complete molecule। जो फिंगरप्रिंट है मजीद उनको डिवाइड किया गया है इनटू 1500 टू 1350 रीजन है, और दूसरा रीजन है दैट इज 1350 टू 1000। और करेक्टरिस्टिक स्ट्रॉन्ग बैंड ड्यू टू सी ओ स्ट्रेचिंग आर प्रेजेंट है। ये ईथर की मिसाल है, प्राइमरी अल्कोहल्स है, एस्टर है, फिनोल वगैरह। लेस देन 1000 ये पीक्स शो की गई हैं। OH स्ट्रेचिंग है, सैचुरेटेड CH स्ट्रेचिंग है, ब्यूटानॉल की है, CO बॉन्ड स्ट्रेच है, ये अनरिलायबल है। ये वेव नंबर को इंडिकेट किया जा रहा है। IR स्पेक्ट्रम ऑफ अल्केन्स, ये अल्केन्स का जरा गौर से देखना है कि ये ग्राफ जो है ये किस किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, और बाद में इसी के बारे में पूछा जाएगा कि किस चीज को इंडिकेट किया है, किस वेव नंबर पे स्ट्रेचिंग है या बेंडिंग है CH बॉन्ड्स की। इसी तरह ये अल्कीन्स का है, IR स्पेक्ट्रम अल्कीन्स, IR स्पेक्ट्रम ऑफ अल्काइंस ये वाला, और ये है स्पेक्ट्रम ऑफ एंट्राइल अल्कोहल। एल्डिहाइड्स और कीटोन की भी इसी तरह बात की गई है। रेंजेस के बारे में बताया गया है, रेंज का पता होना चाहिए कौन सी रेंज है। कार्बोक्सिलिक एसिड सेम